अब हम अपने मैराथन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, 74 पेज का स्टडी मेट के अंदर दे रखा है। एग्जाम के अंदर भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। लेंथ को देख के स्टूडेंट छोड़ देते हैं। 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जैसा हमने प्रोस्पेक्टस को खत्म किया था। सिर्फ आपको वीडियो वॉच आउट करनी है, बड़े ध्यान से सुननी है, ध्यान यहाँ से वहाँ स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक बार भी वीडियो पूरी देख लेते हैं, ये गारंटी है इस चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, आपके पास कोई भी बुक है उसका कोई मतलब नहीं है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ज़्यादातर शेयर कैपिटल कवर करेंगे, डिवेंचर तो इसका एक छोटा सा टॉपिक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे बॉडी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए बेटा पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा दो ही जगह से आता है, या तो पैसा आएगा डेट से और या पैसा आएगा इक्विटी से। सर सारा का सारा डेट लें तो भी गलत है, सारा का सारा इक्विटी लें तो भी गलत है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक एप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए। टाइम टू टाइम हम इन चीज़ों को इंक्रीज और रिड्यूस करते रहते हैं ताकि एक एप्रोप्रिएट बैलेंस बनाया जा सके। सर पहले क्या कराओगे, डिवेंचर कराओगे, शेयर कैपिटल कराओगे? बेटा पहले कराऊंगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वर्ड शेयर से स्टार्ट होता है, तो व्हाट इज शेयर? शेयर मतलब हिस्सा। किस शेयर कैपिटल में, कंपनी की टोटल कैपिटल में आपका जो हिस्सा है उसको शेयर बोलते हैं। और हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। जी सर, इंट्रोडक्शन में आपको यही दे रखा है कि भाई जैसे फाइनेंस है वो ब्लड है, बॉडी की ब्लड की तरह, डेट से पैसा आएगा, इक्विटी से आएगा, जो तो आम बातें मैं बता चुका हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड स्टॉक। तो शेयर की डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी की कैपिटल को स्मॉलेस्ट यूनिट में बांट दिया जाता है और सबसे छोटी यूनिट को शेयर बोला जाता है। जी सर, शेयर और स्टॉक के अंदर डिफरेंस आपका पेपर में आ सकता है कि शेयर एंड स्टॉक के बीच में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो मैं तुरंत बेटा आपको डिफरेंस बता देता हूं। 2 से 3 मार्क्स का ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है। व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक कोई फैंसी चीज़ नहीं भाई। शेयर्स को इकट्ठा करके बंडल बना दिया तो उस बंडल को क्या बोलेंगे? स्टॉक बोल देंगे। 10-10 रुपए के 10 शेयर को इकट्ठा करके 100 रुपए का बंडल बन गया, इसको बोलेंगे स्टॉक। तो सर शेयर एक सिंगल टर्म है, जबकि स्टॉक एक बंडल है, एक कलेक्शन है। किसका? शेयर्स का। सर दूसरा डिफरेंस, शेयर हमेशा ओरिजिनली इशू किए जाते हैं, ओरिजिनल। स्टॉक कभी भी ओरिजिनल इशू नहीं किया जा सकता। थर्ड डिफरेंस सर, शेयर को फ्रैक्शन में सेल नहीं कर सकते बेटा आप, फ्रैक्शन में सेल नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक को फ्रैक्शन में सेल किया जा सकता है। ये 3 डिफरेंस कॉपी पे नोट कर लेना, एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यही बात नीचे बता रखी, मैंने अंडरलाइन करके आपको दे दिया। सीधा आते हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। बचपन आपका चला गया, जवानी लगभग जाने वाली है, ये पढ़ते पढ़ते कैपिटल कितने प्रकार की होती है। तो कैपिटल बेटा 2 प्रकार की होती है। कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफर वर्ड से बनी है। सर सबसे पहले तो ये बता दो, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोला? बेटा हम पूरा ही नोट डाउन कर लेते हैं। कैपिटल 2 प्रकार की, एक कौन सी बेटा? इक्विटी, और दूसरी कौन सी? प्रेफरेंस। प्रेफर वर्ड का मतलब है इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। किसकी बजाय? इक्विटी वालों की बजाय। 2 चीज़ों को लेकर इनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। एक तो डिविडेंड जब बटेगा बेटा, डिविडेंड इन लोगों को पहले मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, कल को अगर कंपनी हो गई बर्बाद, कंपनी बंद हो जाती है, और कंपनी बंद हो जाती है तो बंद होने के बाद वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल इनको इक्विटी वालों से पहले मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब मन मन में रिवाइज कर लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस इसलिए बोला, इनके पास 2 राइट एक्स्ट्रा होते हैं। पहला डिविडेंड पहले पाने का अधिकार, और दूसरा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जी सर। सर इक्विटी के भी टाइप होते हैं क्या? जी सर, मैडम ने तो नहीं बताई, मैम क्यों बताएगी बेटा? इक्विटी के 2 प्रकार होते हैं, एक यूवीआर और एक होता है डीवीआर। सिर्फ यूवीआर की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, जहां सभी इक्विटी शेयर्स को समान राइट मिलेंगे। डीवीआर की फुल फॉर्म डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या बेटा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जहां पे शेयर होल्डर्स के राइट्स अलग अलग होंगे। लाइक वोटिंग राइट्स को लेकर डिफरेंस हो सकता है, डिविडेंड को लेकर डिफरेंस हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाटा कंपनी शायद पहली कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर इस डिफरेंशियल वोटिंग राइट के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। जितना पढ़ा है बुक से फटाफट मैच कर लेते हैं। 2 प्रकार की कैपिटल आपको बता रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है और दूसरी आपको बता रखा है इक्विटी कैपिटल होती है। इक्विटी के फिर से 2 टाइप बताए, इक्विटी विद वोटिंग राइट और इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट। फिर से
इंस्टीट्यूट ने हर चीज़ को पता नहीं अपने स्टडी मेट के अंदर 2-2 3-3 बार दे रखा है, फिर बता रहा है इक्विटी कौन सी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती उसको इक्विटी बोला जाता है। फिर कहता है प्रेफरेंस क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा है इनके पास डिविडेंड पहले पाने का अधिकार और कैपिटल को पहले पाने का अधिकार होता है, इसको फिर से तीसरी बार बता रखा है। तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट के आगे क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आता है कौन सी कंडीशंस पूरी करने के बाद ही आप डिफरेंशियल राइट शेयर जारी कर सकते हो। आपको एक वर्ड दिमाग में रखना है, साफ सुथरी कंपनी ही डिफरेंशियल राइट इशू कर सकती है। अगर कंपनी के अंदर इत्तू सा भी दाग है तो डिफरेंशियल राइट शेयर इशू नहीं कर सकती। ये बात अपने पल्ले गांठ मार लो। सर साफ सुथरी मीन्स किसी भी कोर्ट कचहरी के अंदर वो पकड़ी ना गई हो, डेट का, डिवेंचर्स का, डिपॉजिट का, डिविडेंड का हमेशा टाइम से भुगतान कर रखा हो, लास्ट 3 ईयर से उसने सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी की सारी एनुअल रिटर्न्स भर रखी हो, डिफरेंशियल राइट इशू करने से पहले उसने अपने आर्टिकल से ऑथराइजेशन ले ली हो और उसने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया हो। ये तमाम कंडीशंस अगर पूरी होंगी, उसने किसी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो, डेट रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो, डिबेंचर मैच्योरिटी पे कोई डिफॉल्ट ना हो, कोई डिफॉल्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनी जारी कर सकती है क्या, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाली शेयर। अब सवाल, सर कितने शेयर, एक सेकेंड बेटा, सर टोटल में कितने डिफरेंशियल राइट जारी किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा। कंपनी के अंदर 74% से ज़्यादा किसी भी टाइम पे डिफरेंशियल राइट वाले शेयर नहीं हो सकते। टोटल कैपिटल का 74% से ज़्यादा आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर नहीं हो सकते हैं। जी सर, फटाफट देख लेते हैं कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंडीशंस हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आप डिफरेंशियल राइट वाले शेयर जारी कर सकते हैं। बेटा फटाफट रिवाइज कीजिए जो मैंने आपको जस्ट बोला था। आर्टिकल्स ऑथराइज करते हो सर, ऑथराइज, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रखा हो। अगर आप लिस्टेड हैं तो ये रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। सर व्हाट इज पोस्टल बैलेट, 7 चैप्टर में जनरल मीटिंग में कंप्लीट बताऊंगा कि वोटिंग के कितने कितने तरीके होते हैं। सर टोटल में, इंपॉर्टेंट लिख लो उस पॉइंट के आगे, टोटल में ये कभी भी 74% से ज़्यादा नहीं हो सकते। कंपनी डिफॉल्टेड ना हो, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न टाइम से भर रखी हो, कोई सब्सटीट्यूटिंग डिफॉल्ट ना हो, डिबेंचर में, डिपॉजिट में कोई भी किसी प्रकार का डिफॉल्ट ना कर रखा हो। द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कोर्ट और ट्राइब्यूनल, एक सेकेंड, किसी भी कोर्ट कचहरी के द्वारा, सेबी के द्वारा, सकरा के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कभी भी वो कंपनी डिफॉल्टेड ना रही हो। सर डिफरेंशियल राइट जारी करने से पहले कंपनी एक नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजती है। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है चैप्टर 7 में बताऊंगा। एक टाइप का एजेंडा होता है, जब रूटीन से हटके कोई भी काम होगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो एक्सप्लेन वर्ड से बना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, सर क्या हम नॉर्मल शेयर्स को डिफरेंशियल राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिफरेंशियल राइट को नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ये हमेशा नए ही इशू हो सकते हैं, कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। इनको अलग से बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाता है, इनके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और इन जो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होल्डर हैं उनको अदर राइट्स भी एंजॉय करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। फटाफट से ध्यान, एक सेकंड भी यहाँ से वहाँ नहीं करना है, एग्जाम ओरिएंटेड सीधा रिवीजन आपके लिए है स्टडी मेट से। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, वैसे तो बताऊँ ये पुराने जमाने की बात है। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर जब फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे तो होता था सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट। अब शेयर ही सारे के सारे डीमेट फॉर्म में होते हैं। सर क्या सभी कंपनियों को अब डीमेट फॉर्म में शेयर रखना मैंडेटरी है? लगभग मैंडेटरी है। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूं। सर कंपनी या तो प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है। जी, पब्लिक के अंदर भी 2 प्रकार हैं, या तो कंपनी लिस्टेड है या कंपनी अनलिस्टेड है। जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड भी और पब्लिक भी है, जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है उनको शेयर्स डीमेट फॉर्म में रखना जरूरी है। आप समझ गए, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का एक कागज का टुकड़ा आपके पास, सर्टिफिकेट आपके पास होता है, लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। आजकल ये सारे शेयर्स अकाउंट्स में, जैसे अकाउंट्स में पैसा रखा जाता है, ऐसे ही डीमेट फॉर्म में रखे जाते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो लिस्टेड कंपनियों को तो मैंडेटरी भाई साहब डीमेट शेयर ही रखने पड़ेंगे, फिजिकल शेयर नहीं रख सकते। अब बचा कौन? अनलिस्टेड। लेकिन कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। 2/10/18 अक्टूबर 18 के अंदर 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आई और इनको भी मैंडेटरी कर दिया गया भाई साहब आप अभी डीमेट वाले शेयर ही अपने पास रख सकते हो। सर इस डेट से पहले अगर किसी ने शेयर रखे हो तो उनको
फैसिलिटी दी गई कि आप इनको फटाफट से डीमैट में क्या कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। जितने भी शेयर होल्डर इनके 2018 से पहले वाले थे, उन सभी को बोला गया भाई साहब ट्रांसफर करने से पहले, खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, आपके शेयर डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। बचा कौन? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए अभी तक मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप अपने शेयर को डीमैट फॉर्म में रखें। सर इन्हीं के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं कर रहे? अरे प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 लोगों को ही तो जोड़ा जा सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू 200 इनके मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा फ्रॉड वगैरह के कोई चांसेस नहीं होता, इसलिए इनको डीमैट के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है। इनके शेयर्स अभी भी फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं। ओके सर, एक सिंगल डायग्राम के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा दिया, किसको रखने हैं डीमैट शेयर और किसको रखने हैं फिजिकल शेयर। ओके सर, बुक कहाँ गई? शेयर सर्टिफिकेट आपका प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ कि आपके पास मालिकाना हक है। पुराने ज़माने में तो यही चलता था, इस पे कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करते थे। अगर 2 डायरेक्टर नहीं करते, कंपनी सेक्रेटरी होता, तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का साइन करना बहुत जरूरी था। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील को इसके ऊपर अटैच कर दिया जाता था। सर अगर वो शेयर सर्टिफिकेट खो जाए तो क्या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे बेटा बैंक की पासबुक गुम हो जाती है तो हम डुप्लीकेट पासबुक ले लेते हैं, ऐसे ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है। सर मैनर क्या रहेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेने का? बेटा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो निर्धारित फीस होगी वो फीस पे करके आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो पुराने वाला है, कटाफटा है, म्यूटिलेटेड, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, टोन, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। हाँ लॉस्ट हो जाता है तो आप बता दीजिए ये खो चुका है और प्लीज़ हमें दूसरा दे दीजिएगा। लेकिन अगर शेयर्स आपके डिपॉजिटरी फॉर्म में है, डीमैट फॉर्म में है, तो आपको किसी प्रकार के फिजिकल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपॉजिटरी जो एनएसडीएल और सीडीएसएल, पूरे भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरी फिलहाल काम कर रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये इनके रिकॉर्ड्स ही आपके प्राइमा फेसी एविडेंस माने जाते हैं कि आप शेयर्स के मालिक हो। सर हमने पुराने वाला शेयर सर्टिफिकेट भी अपने पास रखा और फ्रॉड करने के उद्देश्य से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी ले लिया, ये गलत बात है। इसमें आपको और जितने भी ऑफिसर्स ने आपका सहयोग दिया है सबके ऊपर 447 में केस चला के आपको फाइन पेनल्टी लगा दी जाएगी। जी सर, नीचे यही बात बता रखी है, अफोरसेड रिक्वायरमेंट फिजिकल शेयर्स वाली जो रिक्वायरमेंट है नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डीमैट। डीमैट शेयर के ऊपर ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं लगता। वहां पे डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड सी प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं कि आप शेयर्स के मालिक हैं। अब डीमैट का जो मैंने जस्ट बताया था, उसको जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया, रूल 9A के तहत एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी कर दिया गया है 2/10/18 से कि आपके शेयर्स भी क्या होंगे, डीमैट फॉर्म में ही हो सकते हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनी पहले से थी, अनलिस्टेड बाद में आ गई। हाँ प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी कोई रोक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली अनलिस्टेड public company are covered by rule 9A and therefore it is not necessary for private limited company to get its security dematerialized। जी सर, एट प्रेजेंट इंडिया में 2 डिपॉजिटरी काम कर रही हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सर फिर और इनके काम को संभालने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, इनके पार्टनर होते हैं जिनको डीपी बोला जाता है, यही सारे शेयर्स को ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ओके सर, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सर वोटिंग राइट्स का क्या मतलब है? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स कब वोट डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कब वोट डालेंगे और किस प्रपोर्शन में वोट डालेंगे। 3 बातें मैंने बोली हैं, तीनों को 1 मिनट में क्लियर करता हूं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर रेजोल्यूशन, एवरी रेजोल्यूशन में वोट डालने का अधिकार होता है। कैसे डालेंगे? जो इनका प्रपोर्शन है वैसे डाल देंगे। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले कब वोट डालेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले वोट तभी डाल सकते, नॉर्मली ये वोट नहीं डालते, लेकिन अगर रेजुलेशन जो पास किया जा रहा है, जो मीटिंग हो रही है, वो इन्हीं के लिए हो रही है, जो इनको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, तो ये वोट डालेंगे। अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो बहुत बड़ा काम है, तो ये वोट डालेंगे। और तीसरा केस, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को वोट डालने का अधिकार होता है, अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया गया, 2 साल या इससे ज़्यादा बीत चुके हैं, तो भी ये वोट डालने का अधिकार रखेंगे। सर इसको थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली हमें बताओ। लो बेटा, वोटिंग राइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। वोटिंग राइट की अगर बात करें, एक सेकंड, वोटिंग राइट की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कितना वोट? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स हर एवरी रेजोल्यूशन, ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन में वोट डाल सकते हैं। भाई साहब ये इनके पास एक ही तो पावर है कि हर मीटिंग में जाके वोट डाल सकते हैं। प्रेफरेंस वाले सिर्फ 3 ही केस में वोट डाल सकते हैं। 3 केस अभी बताए थे आपको, रिवाइज करो बेटा। पहला, अगर जो मीटिंग हो रही है जिनसे डायरेक्ट इफेक्ट
किसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, कोई बात ऐसी चल रही है जैसे डायरेक्ट इफेक्ट ही प्रेफरेंस वालों पे पढ़ना है तो प्रेफरेंस से पूछा जाएगा। दूसरा, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप की बात है, कंपनी बंद हो रही है तो बहुत बड़ी बात है तो भी इनसे पूछा जाएगा। तीसरा, अगर इनको डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी, क्या नहीं करी, डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी, एक दिन नहीं, दो साल, 2 और मोर, 2 साल या इससे ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो इनके पास हर रेजोल्यूशन में वोट डालने की पावर आ जाएगी। ओके सर, सारा समझ में आ गया। सर अब इक्विटी शेयर होल्डर कितने वोट डालेंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने वोट डालेंगे, जो इनका पेड अप शेयर कैपिटल में प्रोपोर्शन है, अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये क्या डालेंगे बेटा, वोट डालेंगे। सारा टॉपिक मैंने करवा दिया, मिलवा देता हूं। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अंडरलाइन करेंगे फटाफट। शैल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, हर एक रेजोल्यूशन में वोट डालेंगे। दूसरा टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले कब वोट डालते हैं हम, प्रेफरेंस वाले वोट डालेंगे अगर उनका राइट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है या कंपनी बंद हो रही है तो ये वोट डालेंगे। सर किस प्रोपोर्शन में वोट डालेंगे, बेटा प्रोपोर्शन सेम रहेगा, जो पेड अप शेयर कैपिटल में इनका प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन के अंदर ये क्या करेंगे, वोट डालेंगे। कंसिक्वेंसेज व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं बता चुका हूं, अगर 2 साल 2 ईयर और मोर से ज्यादा अगर इनको वोट डिविडेंड नहीं पे किया गया तो ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन के अंदर इनको वोट डालने का अधिकार आ जाएगा। जो बात हमने समझाई फिर पढ़ाई उसी को ग्रामेटिकली वे में दोबारा दे रखा है, जो आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर राइट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर किसी कंपनी के पास डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर हैं, 10 रुपये वाले शेयर होल्डर अलग हैं, 100 रुपये वाले शेयर अलग हैं, 50 रुपये वाले शेयर अलग हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्लास के कंपनी राइट्स को चेंज करना चाहती है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, किसी शेयर होल्डर के राइट से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरी है ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप शेयर होल्डर्स की राइट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सर इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, बेटा जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा लो भाजी, लो के अंदर सारे काम होते कंसेंट से। अच्छा सर, इसका मतलब हमें लेनी पड़ेगी कंसेंट, उनके राइट्स को चेंज करने से पहले हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट कितनी बेटा, नॉट लेस देन 3/4, लगभग 75% मेजोरिटी आपको लेनी पड़ेगी, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। हाँ, ये कंसेंट मिलके और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, 3/4 कंसेंट ले लो, तो आप उनके शेयर्स के राइट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन अगर 10% लोग, नॉट लेस देन, अगर 10% लोग इकट्ठे हो गए और वो इस बात के अगेंस्ट हैं तो बेटा वो कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। और एक बार ये सर 10% से कम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनको तो माननी पड़ेगी मेजोरिटी की। लेकिन अगर एक बार ये इकट्ठे, जो विरोध हुआ था इकट्ठे हो गए 10% लोग, नॉट लेस देन 10% नहीं, 10% अगर इकट्ठे हो गए, 10% और मोर इकट्ठे हो गए तो ये कोर्ट जा सकते हैं, इस बात के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। और एक बार ये मामला कोर्ट चला गया तो ये राइट वेरी होंगे या नहीं होंगे, ये बात कोर्ट बताएगी। ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है सर, फटाफट इस टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको वेरिएशन इन राइट ऑफ शेयर होल्डर विद कंसेंट, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट कितनी लेनी पड़ेगी आपको बता रखा है, हर चीज जो समझाता हूं ध्यान से सुन लिया करो, बुक में डिटो दे रखी है। 3/4 क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर। नो कंसेंट गिवन फॉर वेरिएशन, कुछ लोगों ने कंसेंट नहीं दी और कितने इकट्ठे हो गए, 10%। कितने इकट्ठे हो गए बेटा, 10% इकट्ठे हो गए, तो कहां जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल जा सकते हैं। लो में मोस्टली कोर्ट को ट्राइब्यूनल बोला जाता है। सर वो ट्राइब्यूनल चलेंगे तो अब ट्राइब्यूनल जाएंगे कैसे, एप्लीकेशन देंगे। अब मामला जब कोर्ट कचहरी चला गया तो निपटाएगा कौन, डिसीजन कौन देगी, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा, अगर उसने बोल दिया ये शेयर्स के राइट्स में वेरिएशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, उसने बोल दिया होगा तो होगा, जो भी फैसला आएगा सबको बाइंड करेगा, शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स। ओके सर, और जो भी ऑर्डर की कॉपी आएगी वो हम रजिस्ट्रार को क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है, कॉल्स इन एडवांस एंड इंसिडेंटल मैटर, फटाफट कवर करते हैं बेटा। छोटे छोटे टॉपिक है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, तो कितने पेंडिंग है अभी, 8 रुपये। तो कंपनी कई बार पैसा धीरे धीरे मंगवाती है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगवाए, 2 रुपये सेकंड कॉल पे मंगवाए, 2 रुपये फाइनल कॉल पे मंगवाए, इस तरीके से। अब मेरे से कंपनी कह रही है आपको 10 रुपये का शेयर है और आपको 2-2 करके 5 बार पैसे देने हैं। मैं कहता चिंदीगिरी मेरे साथ मत करो, ये पकड़ो 10 रुपये एडवांस, सारे के सारे पैसे एक साथ मैंने दे दिए, मांगे नहीं थे कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने मांगे 2 रुपये और मैंने दे दिए इकट्ठे सारे। तो सबसे पहला सवाल, क्या कंपनी एडवांस पेमेंट रिसीव कर सकती है, जवाब यस कर सकती है, लेकिन कंडीशन लगी बेटा आर्टिकल ऑथराइज करते हैं तो कर सकती है। दूसरा, किसी बंदे ने पूरे फुल्ली पेड कर दिया, सारी पेमेंट कर दी, तो क्या उसके पास वोटिंग राइट पहले आएगा, जवाब नो। जब सबके पास वोटिंग राइट आएगा तो इसके पास आएगा
केस स्टडी बन सकती है कि सारी पेमेंट करने के बाद क्या किसी शेयर होल्डर के पास राइट पहले आ सकता है, तो आंसर इज नो। तभी आएगा जब कंपनी बाकियों से भी कॉल का पैसा मंगवा लेगी। इसका मतलब किसी ने अगर पूरे पैसे दे दिए तो एहसान नहीं किया, बदले में कंपनी उसको 6% इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन वोटिंग राइट उसके पास नहीं आ सकता। ओके सर। अगर आर्टिकल ऑथराइज करते हो तो जो मैंने बताया है जस्ट वो देख लो बेटा, आर्टिकल ऑथराइज अगर करते हैं तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है एनी मेंबरशिप, सारा का सारा पैसा। ओके सर। हाउएवर के बाद वाली लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना। हाउएवर ए मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल हैव नो वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस अमाउंट। एडवांस अमाउंट के लिए उसके पास वोटिंग राइट नहीं आता जब तक कंपनी बाकियों से वो पैसा ना मांग ले। इन अदर वर्ड्स को देखना क्या लिख रखा है, एडवांस पेमेंट विल नॉट टू इंक्रीज्ड वोटिंग राइट बट डिलेड पेमेंट ऑफ कॉल मनी कुड बी रीजन ऑफ डिलेड वोटिंग राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, एग्जाम के अंदर यूं चिपका देना। ये आपका यही क्वेश्चन नीचे दे रखा है, किसी बंदे ने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, वो कह रहा है मेरे पास वोटिंग राइट आ गया, तो आंसर इज नो, उसके पास वोटिंग राइट नहीं आया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आ गया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको फटाफट देख लेते हैं। बुक वाला बिल्कुल आपको बुद्धू समझ के चल रहा है। सबसे पहले तो बता रहा है प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। 10 रुपये का शेयर अगर आपने 14 रुपये में बेच दिया तो 10 रुपये से ऊपर जो 4 रुपये आए कहता है ये प्रीमियम है। अरे भाई बचपन में मैडम ने खूब ये बातें सिखाई हैं हमें। दूसरा, अगर 5 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू 5 रुपये थी और आपको 4 रुपये में बेचा गया तो कहता है 1 रुपया जो है वो डिस्काउंट है। लेकिन बता दूं आपको आजकल डिस्काउंट पे शेयर इशू करना वॉइड है। कंपनी किसी भी कंडीशन में, एक एक्सेप्शन मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली कंपनी अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। सर अब प्रीमियम पहले सिखाओगे या डिस्काउंट पहले सिखाओगे? प्रीमियम का सेक्शन है बेटा 52 और डिस्काउंट का सेक्शन है 53। देख लेते हैं। सर कंपनी के पास 10 रुपये का कंपनी ने शेयर था, 14 में बेच दिया, 4 रुपये कंपनी का पास प्रीमियम आ गया। इस 4 रुपये का प्रीमियम का कंपनी क्या करेगी बेटा? एक अकाउंट होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा +1 +2 में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 4 रुपये उठा के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। सर ऐसे पैसे जब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का फिर क्या यूज करना पड़ेगा? इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्या एप्लीकेशन, इसका क्या यूज कर सकते हैं बेटा? इससे आप न्यू शेयर इशू कर सकते हो। एक सेकेंड, इससे आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। इस पॉइंट को काट दो। बोनस शेयर इशू कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपने कोई फ्रेश इशू किया है उसके जो एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ कर सकते हो। प्रीमियम से प्रीमियम को रिडीम किया जा सकता है, रिडम्पशन कर सकते हो। सर और क्या कर सकते हैं? और बेटा बाय बैक कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्या क्या यूज हो सकता है, पेपर में आ सकता है। तो ये 5 ही काम हो सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है, अगर उस कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं तो वो इनमें से 5 यूज नहीं सिर्फ 3 ही यूज कर पाएगी, जो मैं आपको बुक के अंदर दिखा देता हूं। टॉपिक दे रखा बेटा एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टुवर्ड्स फुली पेड बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हो। प्रीमियम से प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हो। न्यू शेयर्स के खर्चे भुगत सकते हो और बाय बैक कर सकते हो। लेकिन जिन कंपनियों के ऊपर सेक्शन 133 लगता है वो सिर्फ 3 ही यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है वो आप एक बार देख लेना। ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं। जवाब आया नो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जा सकते। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, मेहनत करने पे जो पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, उसके बाद जो शेयर्स दिए जाते हैं वो सस्ते शेयर होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को सस्ते भाव दिए जा सकते हैं। इसका मतलब एक्सेप्शन है। सर इसको थोड़ा सा कंप्लीटली पूरे लोग एक साथ रिवाइज करो ना। डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। जवाब आया नो, नहीं कर सकते। सर एक्सेप्शन बता दो, एक्सेप्शन बता दो कब कब डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं। एक तो आपको भी पता है स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर जो अपने एम्प्लॉय और अपने डायरेक्टर को दिए जाते हैं उनको डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता है। दूसरा, अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है, DRP, डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान या डेट रेजोल्यूशन प्लान, बेटा ये RBI, मैं आपको बताता हूं। इस बंदे ने कंपनी को लोन दे रखा है, क्या दे रखा है? लोन। इस बंदे ने कंपनी को लोन दे रखा है, कंपनी के पास लोन रिपेमेंट के लिए पैसा नहीं है, कंपनी बदले में क्या दे रही है? शेयर दे रही है।